नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। जेनजी ये वो नाम है जो नेपाल में तख्ता पलट के बाद से सुर्खियों में आया। इसका सीधा मतलब है युवाओं की आवाज और उनका आंदोलन, जिसने नेपाल में प्रदर्शन कर एक बड़ा संदेश दिया। लेकिन नेपाल से भड़की ये चिंगारी अब भारत की सियासत में आग लगा रही है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने साफ शब्दों में कहा कि जेनजी के साथ हैं और अब युवा और स्टूडेंट्स लोकतंत्र की रक्षा करेंगे। राहुल के इस बयान से सियासी पारा हाई है। सवाल ये है कि जेनजी का ये आंदोलन क्या आज पनपा? ऐसे कितने जेनजी हैं जो इस तरह के आंदोलन में भूमिका निभाते हैं? और यदि भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने के लिए जेनजी ने आंदोलन किया तो उनका साथ देने पर राहुल गांधी गलत क्यों हैं? सवाल कई हैं, विस्तार से करेंगे चर्चा। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। ये लगता है गृह युद्ध राहुल गांधी इस देश में भड़काना चाहते हैं। शायद उनको कुछ आइडिया नहीं है कि वर्ल्ड में चल क्या रहा है। The narrative पाकिस्तान creates। देश में वोट चोरी का मुद्दा जोर पकड़े हुए है। राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस और इलेक्शन कमीशन पर उनके दागे सवाल खूब चर्चा में हैं। बातें कौन सच्चा कौन झूठा की होने लगी और इसी बीच राहुल गांधी ने लोकतंत्र की रक्षा और वोट चोरी रोकने को लेकर जेनजी के समर्थन की बात कह दी। राहुल का ये बयान तो था कि युवाओं और स्टूडेंट्स का समर्थन मिले, लेकिन जेनजी का नाम लगने से इस पर सियासत गर्मा गई। उनका काम देश की वास्तविकताएं सरकार को बताना है, सरकार की आलोचना करना है, सरकार को कटघरे में खड़ा करना है। लेकिन जब चुनाव आयोग और चुनाव ही कंप्रोमाइज होने की कगार पर खड़ा हुआ है, जब चुनाव आयोग लगातार चुनाव आयोग की पारदर्शिता संदेह के घेरे में है, तो देश का नौजवान ही, भविष्य का कर्णधार ही इस चीज को संभालेगा। जो नौजवान के अधिकार को छीना जा रहा है, नौजवान अपना हक लड़ कर लेगा, ऐसा हमारा पूर्ण विश्वास है। मैं तो सही तो कह रहे हैं, संविधान को तो बचाना है ही। आज जो सरकारें चल रही हैं ये तो ऐसा लगने लगा फेक सरकारें हैं। मैंडेट इनके लिए नहीं था। सबको मालूम है कि बड़ी कुर्बानियों के बाद हमने इस देश को आज़ाद कराया और ये खूबसूरत हमारा संविधान लागू हुआ। अगर इसे कोई बर्बाद करेगा तो इसका मतलब वो देश को बर्बाद कर रहा है। तो जाहिर है देश के लिए तो युवा क्या और बूढ़े क्या और महिलाएं क्या, सब सड़कों पर निकलेंगे ही। Whatever the narratives Pakistan creates, same narrative is propounded by Rahul Gandhi and his company here in India. The anti-Indian groups and the elements in Pakistan. So that similarity we have found over the years. देश को शर्मसार कर देने वाली उनकी करतूतें हमेशा से रही हैं और उनको ये बात पता होनी चाहिए कि नेपाल में जो है वो जेनजी ने एक नेपोटिज्म सरकार को जो है वो ध्वस्त किया है। तो शायद उनको कुछ आइडिया नहीं है कि वर्ल्ड में चल क्या रहा है। वो लगता है सुबह सुबह आंखें मलते मलते उठते हैं और कुछ भी पोस्ट कर देते हैं, कुछ भी लिख देते हैं। तो उनको ये पता होना चाहिए, उनके जैसे वंशवादियों को उन्होंने वहाँ ध्वस्त किया है। तो अगर वो इस तरह की करतूतें करेंगे तो भाग्य निकाले जाएंगे। मैंने पहले ये कहा है कि वोट चोरी का मामला नहीं है, राहुल गांधी जी का दिमाग चोरी हो गया है। और जब दिमाग चोरी हो जाता है तो इसी प्रकार की बातें लोग कहते हैं। अर्बन माओइस्टों वाली भाषा वो कर रहे हैं कि जेनजी ने आकर संवैधानिक सरकार को उलट देना चाहिए। इस प्रकार की बात जब कोई करता है तो इससे अलग बात अर्बन माओइस्ट क्या करते हैं? राहुल गांधी जी कभी कहते हैं हाइड्रोजन बम लाए, कभी कहते हैं परमाणु बम लाए और सब जो है छुरछुरिया बम निकल जाता है। अरे उनकी सरकार है। 2 साल पहले कर्नाटक में इलेक्शन कमीशन ने वहां की सरकार, जहां कांग्रेस पार्टी की सरकार, उसको जांच के लिए दिया, आज तक जांच पूरा नहीं किया। यह विनाशवादी सोच का परिचायक है और यह पूरी कवायद इसलिए हो रही है क्योंकि उनको यह स्पष्ट पता चल गया है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के रहते हुए वह प्रधानमंत्री की कुर्सी तक नहीं पहुंच पाएंगे और यह सत्ता की व्याकुलता है। इसके कारण से जैसे कोई विदेशी शक्तियों के हाथ में खेल रहा हो, उसी प्रकार का बयान श्री राहुल गांधी जी दे रहे हैं। हताशा निराशा में वैकुंठित मानसिकता से राहुल गांधी मुंगेरी लाल के हिंसक सपने आजकल देख रहे हैं। हिंसक सपने। राहुल गांधी जी, आपके हिंसक सपनों की झूठी कहानी और भ्रम साकार होने वाला नहीं है। यहाँ राहुल गांधी जी आपकी नकारात्मक, हिंसात्मक
राजनीति का मोहरा भारत का नागरिक नौजवान बनने वाला नहीं है। जैन जी क्या कह रहा है? हम परिवारवाद के खिलाफ हैं, परिवारवादी पार्टी के खिलाफ हैं। परिवारवाद कहाँ है? मोदी जी तो परिवारवादी नहीं है। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, इसके बाद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, उसके बाद प्रियंका गांधी जी के बेटे भी हो सकता है आ जाए। रॉबर्ट वाड्रा साहब रोज कहते हैं कि मैं आंदोलन करना चाहता हूं, मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं। तो जैन जी के आंदोलन को यदि वो उठाना चाहते हैं तो हम तो राहुल गांधी के साथ हैं। पूरी गांधी फैमिली देश छोड़ती हुई नजर आएगी। राहुल गांधी अगर एक जिम्मेदार इस देश के नागरिक हैं तो उन्होंने अगर इस तरह से जैन जी जैसी बात करना, मतलब क्या वो इस देश में अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या वो जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं? ये एक तरह से हताशा और निराशा की भाषा है। इससे ज्यादा निराशा और हताशा की भाषा क्या हो सकती है? पक्ष और विपक्ष के बीच खींचतान चलती रहेगी, लेकिन ये जेनजी कौन है और कब से चल रहा है इनका आंदोलन, ये अहम सवाल है। दरअसल जेनजी का मतलब युवाओं का आंदोलन। जेनजेड वे लोग हैं जो 1995 से 2010 के बीच पैदा हुए। ये वही युवा हैं जो बचपन से ही इंटरनेट, स्मार्टफोन, सोशल मीडिया के साथ बड़े हुए। जेनजेड का सोचने का तरीका पुरानी पीढ़ियों से अलग है। ये ज्यादा खुले विचार वाले होते हैं, ज्यादा जागरूक होते हैं। समाज में चल रहे मुद्दों पर इनकी संवेदनशीलता गहरी होती है, चाहे वो पर्यावरण की सुरक्षा हो, लिंग समानता का सवाल हो या सामाजिक न्याय का मुद्दा। इसकी एक और बानगी देखी गई थी बिहार आंदोलन में, जिसे जेपी आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। 1974 में भारतीय राज्य बिहार में छात्रों द्वारा राज्य सरकार में कुशासन और भ्रष्टाचार के खिलाफ शुरू किया गया एक राजनीतिक आंदोलन था, जिसका नेतृत्व वरिष्ठ गांधीवादी समाजवादी जयप्रकाश नारायण ने किया था। कहने का तात्पर्य ये है कि वर्तमान में युवाओं को जेनजी कहा जा रहा है, लेकिन पहले भी कई ऐसे आंदोलन हुए जो युवाओं ने शुरू किए। राहुल गांधी की पोस्ट गुरुवार को एक विस्फोटक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के कुछ घंटों बाद नजर आई, जिसमें राहुल ने सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल से कर्नाटक और महाराष्ट्र में अवैध रूप से वोटर्स के नाम हटाने और जोड़ने का आरोप लगाया था। राहुल गांधी की पोस्ट चर्चा का विषय इसलिए बनी हुई है क्योंकि हाल ही में नेपाल में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ जेनजेड द्वारा किए गए हिंसक विरोध प्रदर्शन ने केपी शर्मा ओली के नेतृत्व वाली सरकार को सत्ता से बेदखल कर दिया था। और चर्चा ये हो रही है कि भारत में यदि ऐसी स्थितियां निर्मित हुई तो क्या होगा। आइए आपको बताते हैं भारत में कितने जेनजेड हैं। सितंबर 2025 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में जेनजेड की संख्या लगभग 374 मिलियन है। भारत के विभिन्न राज्यों में इस पीढ़ी का वितरण भी दिलचस्प है। बिहार जेनजेड की आबादी के मामले में सबसे ऊपर है। यहाँ इस पीढ़ी का दबदबा सबसे अधिक है। इसके विपरीत केरल वो राज्य है जहाँ जेनजेड की संख्या सबसे कम बताई जाती है। राजस्थान इस लिस्ट में 5वें नंबर पर आता है। ये आंकड़े बताते हैं कि भारत का जनसांख्यिकीय परिदृश्य जेनजेड के प्रभाव से गहराई से जुड़ा हुआ है। नेपाल के बाद यदि वैश्विक स्तर पर तुलना की जाए तो जेनजेड के मामले में भारत न केवल सबसे आगे है बल्कि चीन से भी काफी आगे निकल चुका है। चीन में जेनजेड की आबादी करीब 246 मिलियन बताई गई है। पाकिस्तान भी इस सूची में शामिल है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान लगभग 5वें स्थान पर आता है। इससे साफ जाहिर होता है कि जेनजेड सिर्फ नेपाल से नहीं, भारत सहित वैश्विक स्तर पर भी अपनी जड़ें मजबूत करके बैठा है, जिनके समर्थन में अब राहुल गांधी उतर आए हैं। ऐसे में अब इसका कितना असर आगामी समय में होगा, ये देखने वाली बात होगी। चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव के साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर राखी वर्मा की रिपोर्ट। ये लगता है गृह युद्ध राहुल गांधी इस देश में भड़काना चाहते हैं। शायद उनको कुछ आइडिया नहीं है कि वर्ल्ड में चल क्या रहा है। The narrative Pakistan creates. चलिए, तो वोट चोरी पर राहुल का वार है और जेनजी को लेकर वाकई में सियासी टकरार तो है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि जेनजी को लेकर ये भी समझ में आया कि जेनजी कोई एक नई चीज़ नहीं है, नया नाम नहीं है। जेनजी कह लीजिए, जेनजेड कह लीजिए, ये नेपाल में जिस तरीके से एक आंदोलन हुआ, युवाओं की एक टोली, युवाओं का एक हुजूम जो आया, और एक एज क्राइटेरिया है कि आज के समय में जेनजी कौन। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे देश में पहले कभी कोई ऐसा आंदोलन नहीं हुआ जो युवाओं के माध्यम से हुआ हो और ऐसे ही भ्रष्टाचार और कुशासन को हिलाने की ताकत रखता हो। एक एग्जाम्पल हमने इस रिपोर्ट के माध्यम से दिया, वो था जेपी आंदोलन।
क्यों, कैसे, किन सिचुएशंस में हुआ, कौन लोग थे, ये वो हालांकि सिर्फ समय का अंतर है। आज की चीज़ें और पहले के समय में बहुत डिफरेंस था। सोशल मीडिया की हम बात कर लें, बाकी चीज़ों की बात कर लें, हम टूल्स की बात कर लें, तो काफ़ी चीज़ों में अंतर है। लेकिन आंदोलन का मुद्दा तो युवा ही थे, युवाओं की वजह से हुआ, युवाओं ने आवाज़ उठाई। और आज जब इन सारी चीज़ों को लेकर जेनजी पर राहुल गांधी बोल पड़े कि उनका समर्थन है, मैं जेनजी के साथ हूं, तो उसको लेकर काफी कुछ सियासत गरमाई है। क्यों? क्योंकि इस तरीके से लिया जा रहा है कि शायद अपने देश में गृह युद्ध कराना चाहते हैं या इस तरह की सिचुएशंस क्रिएट कराना चाहते हैं। तो इस तरह की बातें हो रही हैं, लेकिन इसको अलग अलग तरीके से समझने की जरूरत है। देखिए, ये बात सच है, हमारे देश का जो युवा है उनमें कितने लोग ऐसे हैं भारत में जो जेनजी हैं, और सबसे ज़्यादा किस स्टेट में हैं। कोई यदि मुद्दा आता है और वो आवाज़ बनकर यदि उस मुद्दे को उठाएं, तो आप समझिए कि ऐसा नहीं है कि उतने लोग नहीं हैं। तो इस पर्पस से भी हमें इस चर्चा को लेकर आज चलना है। कई मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे महेश वर्मा। महेश जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे डॉक्टर पवन डोंगरे। पवन जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आरजेडी का पक्ष रखेंगे अनीश सिंह। अनीश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। विदेश मामलों के जानकार हैं अनुपम तिवारी। अनुपम जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और राजनीतिक विश्लेषक हैं जकिया खान। जकिया जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत अनुपम जी आपसे करती हूँ। मुझे सुन पा रहे हैं? राखी, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। अनुपम जी, आज की चर्चा में आपको जोड़ने का मकसद और आपसे चर्चा को शुरू करने का मकसद ये है, कई लोगों को लग रहा होगा कि जेनजी की बात हो रही है और हम विदेश मामलों के जानकार एक्सपर्ट बैठे हैं, लेकिन आपको जोड़ने का मकसद और आपकी राय इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम जेनजी की बात कर रहे हैं। जेनजी कौन है, क्या एक उसका वर्ग है, वो नेपाल से सुर्खियों में आया, तमाम चीज़ें हैं। लेकिन ये आंदोलन हमने कई वर्षों पहले देखा, जब जेपी आंदोलन हुआ, तब भी युवाओं ने ही इसको आगे आवाज़ उठाई थी। फिर उनको एक लीडर मिला, एक नेतृत्व मिला और एक बड़ा आंदोलन हुआ कुशासन और भ्रष्टाचार को हटाने के लिए। ऐसे ही यहाँ देख लीजिए चीज़ें। आज जब मैं पूरे प्रोग्राम पर रिसर्च कर रही थी, जब मैं बैठी जेनजी को समझने, बड़ा चौंकाने वाली चीज़ें अनुपम जी सामने आई हैं कि भारत में सबसे ज़्यादा, मतलब मिलियन में संख्या है जेनजी की, और बिहार में बिहार जो है सबसे टॉप पर आता है, केरल सबसे कम में आता है। ऐसे ही वैश्विक स्तर पर यदि हम देखें तो चाइना का नाम भी है, पाकिस्तान का नाम भी है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल कि ऐसा नहीं कि जेनजी नया है, जेनजी का ग्राफ जो है, ऑरा जो है, बहुत बड़ा है। और यदि किसी एक मुद्दे को लेकर ये आवाज़ उठाने खड़े हो जाएं, मैं भारत के परिप्रेक्ष्य में बात कर रही हूं, तो यहां वो सिनेरियो क्यों क्रिएट नहीं हो सकता। एग्जाम्पल, राहुल गांधी कहते हैं मैं जेनजी के साथ हूं, क्योंकि वो कहते हैं कि लोकतंत्र की रक्षा और वोट चोरी का मुद्दा अब ये यूथ आगे बढ़ा सकता है। मान लीजिए नंबर ऑफ, यदि मिलियन में इतने लोग हैं, इस चीज को ले गए, हालांकि भले ये चुनावी मुद्दा है, हमें दूर तक का सोचना पड़ेगा, तो ये कितना बड़ा आंदोलन जैसा होगा। तो क्योंकि पूरे परसेप्शन में हम वैश्विक स्तर पे भी समझें, हम नेपाल को भी समझें, हम भारत में उन स्थितियों को देखें, कितना गंभीर है और कितना गंभीरता से लिया जाना चाहिए। राखी जी, नमस्कार। आपको भी और आप हमारे सारे पैनलिस्ट को मेरा अभिनंदन है। और जो विषय आपने चुना है राखी जी, वो वाकई में अभी आज की हालिया हकीकत है और हालिया जरूरत भी है इसके ऊपर चर्चा करना। तो जैसा कि जेनजी की जो बात हो रही है, निश्चित तौर पर नेपाल के आंदोलन के बाद ही ये सुर्खियों में आया, लेकिन उसके पहले भी आप थोड़ा सा पन्ने पीछे पलटिए तो इसी तरह के आंदोलन आपको इंडोनेशिया में दिखाई दिए हाल ही में, इसी तरह के आंदोलन आपको फ्रांस में दिखाई दिए, और इसी तरह के आंदोलन इंग्लैंड समेत तमाम देशों में दिखाई दिए। तो जेनजी के जो आंदोलन है वो अलग अलग क्षेत्रीय विषयों पर अलग अलग देशों में हो रहे हैं, इसमें कुछ नया नहीं है। अगर हम सिर्फ भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो भारत में आजादी के पहले और आजादी के बाद जितने बड़े बड़े आंदोलन हुए हैं, आपने जेपी आंदोलन का नाम लिया, मैं उसमें अन्ना हजारे का आंदोलन भी जोड़ता हूँ, निर्भया आंदोलन भी, निर्भया के पक्ष में जो लोग खड़े हुए उनको भी जोड़ता हूँ। इनमें चेहरे भले ही अन्ना हजारे थे या निर्भया के माता पिता थे या फिर जेपी थे, लेकिन इन पूरे जो आंदोलन थे उनको लीड युवा ही कर रहे थे। और अगर आप आजादी के पहले की बात कीजिए तो जो भारत का जो सबसे बड़ा जेनजी का एक चेहरा है वो सरदार भगत सिंह हुआ करते थे। 23 साल की उम्र में उन्होंने इतने बड़े देश को मोटिवेट किया था और उसके बाद फांसी की फंदे पर वो चढ़ गए थे देश की आजादी के लिए। तो जेनजी के साथ जुड़ाव, जेनजी का आंदोलनात्मक रवैया भारत के लिए कोई नई बात नहीं है। और जो राहुल गांधी कह रहे हैं, जो विपक्ष पक्ष जो भी कह रहे हैं, वो उनका राजनीतिक मसला हो सकता है, लेकिन ये वक्ती तौर पर, निश्चित तौर पर एक ऐसा विषय है जिसके ऊपर तमाम देशों को विचार करना पड़ेगा, क्योंकि 374 मिलियन की जनसंख्या कोई कम नहीं होती है। और नेपाल ने दिखाया है कि आपके देश के जो भी युवा हैं वो सत्ता को परिवर्तन करने का दम रखते हैं।
उनको बस एक ट्रिगर चाहिए होता है। हालांकि भारत में नेपाल जैसी परिस्थिति इसलिए नहीं आ सकती है क्योंकि यहाँ का युवा नेपाल की तरह एक रूपी नहीं है। यहाँ पर युवा के अलग अलग धड़ों में बटा हुआ है। भारत के राजनेताओं ने बड़ी कुशलता से इन युवाओं को अलग अलग मसलों में फंसा रखा है। सैद्धांतिक रूप से ये जरूर हो सकता है कि ये भारत के युवा भी एक आंदोलन कर दें, लेकिन आप देखेंगे कि चाहे नीट की परीक्षा का बहिष्कार हो, चाहे अग्निवीर वाला इशू रहा हो, चाहे और तमाम परीक्षाओं की बातें रही हो, या फिर कोई और भी जब भारत के अंदर युवा वर्ग जब आंदोलन करता है तो वो एक क्षेत्र विशेष में या एक पर्टिकुलर विषय को लेकर के करता रहता है। नेपाल जैसी परिस्थिति यहाँ पर नहीं आ सकती क्योंकि इतना बड़ा देश है और यहाँ पर आंदोलन तो हो सकते हैं, लेकिन उनकी जो भूमिका है वो बहुत सीमित रहने वाली है। कि चलिए, बच्चों ने एक बार एसएससी के एग्जाम के खिलाफ आंदोलन किया था, अभी हाल ही में हमने देखा था, अग्निवीर योजना के खिलाफ आंदोलन किया था, लेकिन वो कुछ बच्चों तक ही सीमित रहा था। वो एक बड़ा रूप नहीं ले सकता भारत में, क्योंकि यहाँ पर भारत के तमाम युवा भले ही पीड़ित हो, बेरोजगारी से पीड़ित है, नेपोटिज्म से पीड़ित है, भारत के तमाम युवा बढ़ते हुए असमानता से पीड़ित है, सामाजिक हो चाहे आर्थिक हो, हर चीज से पीड़ित है, लेकिन फिर भी वो अलग अलग धड़ों में बटे हुए हैं। वो वर्ग की लड़ाई, वर्गों में बटे हुए हैं, वो जातियों में बटे हुए हैं, वो धर्म में बटे हुए हैं, और ये बांटने का हमारे राजनेताओं ने बखूबी किया हुआ है। इसके लिए मैं नेताओं की बुद्धि की प्रशंसा करता हूं कि उन्होंने कम से कम युवाओं को एक होने से रोक रखा है। और युवा भारत के, देखिए, निश्चित तौर पर सैद्धांतिक रूप से मैं मानता हूं कि ऐसा हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भारत के परिवेश में ये आज की तारीख में संभव नहीं है। हाँ, कोई एक कॉमन कॉज मिल जाए जिसकी वजह से भारत का सारा युवा परेशान हो जाए, सड़कों में आ जाए, जैसा नेपाल में हुआ कि इंटरनेट बंद कर दिया गया, लेकिन ऐसा भारत में नहीं होने वाला है। अगर इंटरनेट भारत में ऐसा नहीं बंद नहीं होता है, लेकिन कुछ क्षेत्र विशेष में होता है जहां पर उपद्रव हो रहे होते हैं, कर्फ्यू वगैरह लगा होता है, वहां पर बंद किया जाता है। भारत उन देशों में शुमार है जिनमें सबसे ज्यादा इंटरनेट बैन लगाया जाता है, लेकिन वो पूरे देश में व्यापक रूप से नहीं लगाया जाता है, क्षेत्र विशेष में है, तो उसका असर बाकी जगहों पर नहीं देखने को मिलता है। तो इसमें आप भारत के नेताओं की एक कामयाबी मान सकते हैं कि आज तक भी उन्होंने युवाओं की इतनी समस्याएं होने के बावजूद भी इस तरह का माहौल नहीं बनने दिया है कि भारत का जनजी, भारत के जो युवा है, वो एक बड़े आंदोलन को जन्म दे दें। आपको याद होगा निर्भया वाला केस, भारत के तमाम युवा, अलग अलग वर्गों के युवा, सब दिल्ली में उस एक पीड़ित बच्ची को जिसके साथ विभत्स कांड हुआ था, उस बच्ची के लिए समर्थन में बाहर आए थे। इसके साथ ही साथ आप और तमाम आंदोलन देख सकते हैं। युवा आते हैं, लेकिन एक किसी कारण के लिए आते हैं। यहाँ पर एक व्यापक तरीके से उपद्रव करना या फिर व्यापक तरीके से पूरी तरह से सत्ता बदल देने की क्षमता आज के युवाओं में भारत में मुझे तो कम से कम नहीं दिखती है। हाँ, सैद्धांतिक रूप से ये हो जरूर सकता है। राकेश, बिल्कुल ठीक है, चलिए वापस आऊंगी। महेश जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी, नमस्कार। नमस्ते महेश जी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी के स्टेटमेंट को इस तरीके से लिया कि वो गृह युद्ध कराना चाहते हैं या फिर वो बहुत ज़्यादा हताश है, निराश है, इसलिए इस तरह की बात कर रहे हैं। हम मान लेते हैं, हम नहीं चाहते कि हमारे भारत में ऐसा कोई सिनेरियो कभी हो और होना भी नहीं चाहिए। अनुपम जी ने भी इस तरीके से कहा कि देखिए, होने को बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन वर्तमान में ऐसी स्थितियाँ नहीं हैं कि भारत में ये कभी भी हम इस तरह की चीज़ों को देखेंगे। लेकिन जेनजी की जो बात होती है, हम इसे नकार नहीं सकते महेश जी कि जेनजी नहीं है भारत में, सबसे ज़्यादा है। और इन सारी चीज़ों को देखते हुए यदि किसी आंदोलन को या मुद्दे को या वोट चोरी को राहुल गांधी इस तरीके से रख रहे हैं कि अब ये देश की आवाज़ होगी, युवाओं की आवाज़ होगी, इसलिए मैं उनका समर्थन करता हूँ, तो मैं मकसद यही समझी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ऐसा क्यों लगा कि शायद उनकी मंशा ये कहने की है या जेनजी को समर्थन करना, यानी अपने भारत में वो सारी चीज़ों को क्रिएट कराना, ऐसा क्यों? देखिए, अगर राहुल गांधी जेनजी की बात करते हैं तो उनके आचरण में ये कहीं झलकना चाहिए, उनके व्यक्तित्व में कहीं ऐसा लगना चाहिए कि वो इस देश के बारे में सोच रहे हैं, वो देश के युवाओं के बारे में सोच रहे हैं। वो भ्रष्टाचार के आरोपी हैं, सजा याफ्ता अपराधी हैं। उनकी तुलना जयप्रकाश नारायण जी से नहीं की जा सकती। उनकी दादी ने जो है ना, इमरजेंसी में जिस तरह से बैन कर दिया था पूरे सुप्रीम कोर्ट को, जुडिशियरी को, अखबार को, जितने स्तंभ थे हमारे सारे स्तंभ को ध्वस्त कर दिया था। तो उस तरह की ये कोई चीज नहीं। वो जिन बातों को रिपीट कर रहे हैं, हिट एंड रन के तहत वो बात कर रहे हैं। वो कोई ऐसी बात नहीं, अभी तक उन्होंने 10 साल में कोई ऐसी बात नहीं कही जो कहीं पब्लिक को कनेक्ट कर सके। आप मुझे बता दीजिए, पेगासे पे उन्होंने भरी पार्लियामेंट में क्या कहा कि मेरे मोबाइल का जो है रिकॉर्डिंग किया जा रहा है। कहा, पुलिस ने कहा कि दीजिए, हम इसकी जांच करते हैं, उन्होंने मना कर दी।
दूसरी तरफ राफेल में उनको सुप्रीम कोर्ट से फटकार मिली, सुप्रीम कोर्ट के आगे एफिडेविट देकर उन्होंने माफी मांगी कि साहब मैं अपने झूठ बोलने के लिए माफी मांगता हूं। तीसरी बात कि वो जितनी बातें अभी चुनाव आयोग को लेकर उन्होंने जितना बरगलाने की देश को कोशिश करी, वो सब बातें बोगस निकली। आज की डेट में अपने ही कहे हुए बातों में वो फंसते जा रहे हैं। तो सवाल है कि आप जेनजेट या जो जेनजी या जो कुछ भी है, क्या उन लोगों को, जिन लोगों ने वहां नेतृत्व किया, वो कितने पाक साफ दामन है उनका? जयप्रकाश नारायण, उनकी परदादी जो थी इंदिरा जी, उनको हिंदू बेटी की तरह मानती थी और उन्होंने उनकी खिलाफत और मुखालफत तब की जब पूरे संविधान और डेमोक्रेसी की जो है ऐसी तैसी करना। आज आप क्या कर रहे हैं? आज पूरे संविधान और डेमोक्रेसी के प्रति आपका किस तरह का अनादर है? तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि राहुल गांधी जी आज के डेट में जिस असभ्य राजनीति के ऊपर उतारू हैं। आप कहते हैं कि भाई आपने जो है गाली दिया हमारी माँ को, तब तो हमने कुछ कहा नहीं आपको। आपको अगर वो गाली लगी और वो बात ऐसी चुभी तो उसके बदले में आप ये कर रहे हैं। जब लोग इस तरह की बात कहते हैं तो समझ में आता है कि भाई आप क्या बदले की भावना से लोग कर्नाटक में माँ बहन की गाली दे रहे हैं? क्या वोट अधिकार यात्रा के नाम पर अब बिहार में मंचों से जो है प्रधानमंत्री की माँ बहन को गालियां दी जाएंगी? क्या राजनीति का स्तर इस स्तर पे लेकर जाएंगे राहुल गांधी? और एक वर्ग विशेष को, एक देश में मुसलमानों को उस्का के, उनको भड़का के, उनको किसी तरह से इस चीज के लिए तैयार करना कि भाई उनके जरिए हम दंगा फसाद कराएं, उनके जरिए हम कहीं उनको सड़क पे लाएं और उनको कहीं हम इस बात के लिए तैयार करें। ये जिनको टारगेट कर रहे हैं वो भी आज इनसे सतर्क हैं। ये उनको कहीं जो बार बार कभी इनकी या सीए के नाम पर या 3 तलाक के नाम पर या एनआरसी के नाम पर या कभी धारा 370 के नाम पर, कभी उनके वक्फ बोर्ड कानून के नाम पर, उनके जिंदगी में जो बदलाव आ रहा है वो कहीं ना कहीं उनको दिखाई दे रहा है और वो कहीं विचलित नहीं है। जो मुस्लिम बहनें जो है नरक की जीवन जी रही थी 3 तलाक के नाम पर, अगर उसमें सुधार आया तो स्वाभाविक रूप से उनको कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि ये सरकार हमारी विरोधी नहीं है। और जो सुविधाएं आज देश में, याद करिए कि आपका आधार क्या है कहने का। जब 2014 में वर्ल्ड के सबसे फाइनेस्ट अर्थशास्त्री जिनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप 26 लाख करोड़ का लगा और उस समय 11 लाख करोड़ का बजट था, आज 50 लाख करोड़ का बजट है। तीसरी अर्थव्यवस्था हिंदुस्तान बनने जा रहा है, डबल इनकम लोगों का हो चुका है। तो 26 लाख करोड़ से ऊपर का सोशल सिक्योरिटी है, जहाँ पे आयुष्मान है, मुद्रा लोन है, लोगों का रोजगार की अपॉर्चुनिटी है। देश खुशहाली के रास्ते पे बढ़ रहा है। दुनिया कह रही है, दुनिया के लोग चीख चीख के कह रहे हैं और वो सुनाई अगर ना दे कि भारत ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। आज हर आदमी कहीं नतमस्तक है हमारे आगे। वहां हम जेएनजी की बात करके और इस तरह की अफवाह गर्म करने का मतलब क्या है कि आप किसी एजेंडे पे काम कर रहे हैं। आप कोई विदेशी एजेंडा है जो भारत को तोड़ना चाहता है, हाथ मरोड़ना चाहता है आपके माध्यम से, आप उसके हाथों से खेल रहे हैं। ठीक है। ये देश का कोई भी आदमी खाता पीता है, यहाँ रहता है, यहाँ हवा पानी लेता है, जो जिसका मातृ वतन है, मातृभूमि है, वो अपने देश के साथ कभी इस तरह की सोच नहीं रखेगा जो आज राहुल गांधी जी रख के और बात कर रहे हैं। और एक चीज बताइए, जेएनजी वाले ने किसको मारा? किसको मारा? जो भ्रष्टाचारी थे उनको मारा। जो नेपोटिज्म की जो पॉलिटिक्स थी उसके तहत जो लोग थे, जो बच्चे ऐश कर रहे थे, जिनको कहीं विरासत में या परिवारवाद के तहत जो राजनीति में थे, उनको कहीं उन लोगों ने बाहर का रास्ता दिखाया। सवाल यह है कि अगर यहाँ ऐसा कुछ होता है तो उसमें सबसे पहले डिजर्विंग कैंडिडेट कौन है? राहुल गांधी है, तेजस्वी हैं, अखिलेश हैं, उद्धव ठाकरे हैं, स्टालिन है, ये सारे हैं। तो ये किसको आईना दिखाने चले हैं? किसको भड़काने चले हैं? ठीक है महेश जी, किसके खिलाफ भड़काने की? चलिए वापस आऊंगी। हाँ ठीक है, वापस आऊंगी। पवन जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी हाँ राखी जी, एकदम क्लियर आवाज आ रही है। पवन जी, बहुत सारी बात महेश जी ने कही है और जब से ये जेनजी के समर्थन में एक बयान आया है तब से इसको बहुत सारी
अलग से एक परसेप्शन बनाने की कोशिश हो रही है। देखिए, हमारा मकसद ये है कि वो समर्थन करने की बात कर रहे हैं तो वो किस मकसद से कर रहे हैं, पहले तो ये क्लियर हो जाए। दूसरी चीज़, जेनजी आज भारत में कुछ कर सकता है या नहीं कर सकता, वो आने वाले समय की बात है। देखिए, फिलहाल तो ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है और कोई चाहता भी नहीं है। हम क्यों चाहेंगे कि ये सारी चीज़ें हों, लेकिन हाँ, यदि कोई मुद्दा है, यदि कोई बात है, उस पर अपनी बात रखने का अधिकार सबको होता है, वो कोई भी हो। लेकिन राहुल गांधी ने जिस तरीके से कहा और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने भी बहुत सारी बातें रखी हैं, मुझे लगता है क्लियरिटी आप देंगे। जी हाँ राखी जी, सबसे पहले महेश जी के दिमाग को थोड़ा सा वॉश करना चाहता हूँ अच्छे से, वॉशिंग पाउडर निरमा से। उसका रीजन ऐसा है, अभी बड़ी खुशहाली के साथ में उन्होंने माइनॉरिटी की तरफ बात लेके चली गई घुमाकर फिर से, जो बीजेपी हमेशा करती है। और जकियाबाजी भी हंस रहे थे वो चीज को लेके कि 3 तलाक का उन्होंने ला लिया बीच में, बाकी सब बातों को ला लिया जिसका यहाँ पे कोई संबंध नहीं है। जेनजी एक युवाओं का संगठन है, युवाओं को जेनजी कहा जाता है। मुझे बताइए, राहुल गांधी जी ने अगर कहा कि मैं युवाओं को समर्थन करता हूं, युवाओं को सपोर्ट करता हूं, भारत में 374 मिलियन युवा है और उससे भी ज्यादा है, मुझे बताइए क्या उन्होंने कुछ गलत कहा कि युवाओं को मैं सपोर्ट करता हूं, या युवाओं ने वोट चोरी के मुद्दाओं को आगे लेके जाना चाहिए? मुझे बताइए, वोट चोरी का जो मुद्दा है, उन्होंने डेमोक्रेसी को बचाने के लिए ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके सारे लोगों के सामने उसको रखा है। और आज के पत्रकार परिषद के अंदर भी उन्होंने बहुत सारी चीजें क्लियर की है, किस तरीके से कंप्यूटराइज्ड वे से लोगों को उसमें से डिलीट किया जा रहा है, चुन चुन के कंप्यूटर के माध्यम से। अभी महेश जी यहां पर वो सब बातें छोड़कर, राहुल गांधी को छोड़कर, सोनिया जी को छोड़कर, फिर पहुंच गए नेहरू जी पे, फिर पहुंच गए इंदिरा गांधी जी पे। अरे महेश जी, भारत की सरकार आपके हाथ में पिछले 14 साल से भी ज्यादा है। पवन जी, आवाज नहीं आ रही है। भी आपको सपोर्ट लग रहा है इंदिरा गांधी जी का हर बार। पवन जी, कुछ नेटवर्क इशू है, अभी तक तो सब ठीक था, एकदम से आपकी आवाज बहुत डिस्कनेक्ट हो रही है। एक बार दोबारा से कनेक्ट करें, आपको दोबारा से कनेक्ट करते हैं। आप कीजिए, आप ये बोलिए। आ रही है कनेक्ट? हेलो, हाँ अभी आ रही है, प्लीज बोलिए। आवाज आ रही है राखी जी? हाँ अभी आ रही है सर, बीच में आपने क्या बोला मैं नहीं सुन बोलना है कि कब तक जी भारतीय जनता पार्टी कब तक नेहरू जी का नाम लेते रहेगी और राजनीति करेगी, कब तक इंदिरा जी का नाम लेगी और काम करेगी? अरे बाबा, आप आज आके इमरजेंसी के ऊपर जा रहे हैं, वो कब की बात थी? 14 साल से आप यहाँ पे सरकार चला रहे हैं, आपने क्या झंडे गाड़े ये बताइए ना भारत को। भारत किस दिशाओं में जा रहा है ये बताइए ना। वोट चोरी के बारे में हम इलेक्शन कमीशन को टारगेट करते हैं, आप परेशान हो जाते हो, क्या रीजन है भाई? हम तो इलेक्शन कमीशन को बोल रहे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता को बीच में उतर के इलेक्शन कमीशन को डिफेंड करने की जरूरत क्या पड़ रही है? समझ में नहीं आ रहा है। इतना डर, इतनी तंबू में घबराहट भारतीय जनता पार्टी की हो क्यों रही है? हम इलेक्शन कमीशन को टारगेट कर रहे हैं, हम उनसे बात कर रहे हैं साहब, आप उनकी वकालत क्यों कर रहे हैं? उससे ज्यादा मुझे बोलिए, राहुल गांधी जी ने कोई भी बात की? राहुल गांधी जी ने अभी बोला कि मैं जेनजी को सपोर्ट करता हूं, मतलब युवाओं को कहना चाहता हूं कि आप नोटबंदी के जो वोट चोरी का मुद्दा है आपका, उस वोट चोरी के मुद्दा को देश में आगे लेकर आइए। क्या बुरा है अगर युवाओं को आगे लाना चाह रहे तो, उनको रोजगार देने की बात कर रहे तो? आपने 2 करोड़ रोजगार की बात की थी, 2 करोड़ रोजगार तो छोड़ दीजिए, आपने गवर्नमेंट के भी जॉब्स को प्राइवेटाइज करने की कोशिश की है। आपने सारे जॉब्स को निकालकर उन जॉब्स को आपने टेम्पररी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लेकर आ गया है। आप भारत को किस दिशा में लेकर जा रहे हैं वो देखिए। आप सिर्फ अदानी और अंबानी को फेवर के अंदर काम करते हैं और लोगों को, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो पूरे भारत में त्राहिमाम मचा रहे हैं। युवा जो है, हमारी युवा पीढ़ी, उनकी नौकरियां उनको नहीं मिल रही है साहब। आपकी सरकार में नौकरियां नहीं है, आप खुल के बोलिए ना, आप फेलियर है। अरे इतने साल आपके पास में पब्लिक ने आपको दिया, तो पब्लिक का आप भरोसा थोड़ा सा तो टिकाइए। कब तक नेहरू जी का नाम लेके राजनीति करेंगे? कब तक बोलते रहेंगे इंदिरा जी ने इमरजेंसी किया था? आपका खुद का कुछ है या सबके सब जो कांग्रेस ने किया उसी के ऊपर बात करना चाहेंगे? ठीक है, राहुल जी ने जो समर्थन किया वो युवाओं को किया। अब बीजेपी को अगर तकलीफ है कि युवाओं को समर्थन भी नहीं करना चाहिए, तो राहुल गांधी जी देश के विरोधी पक्ष नेता है। जितनी ताकत नरेंद्र मोदी जी की प्रधानमंत्री बोलकर है, विरोधी पक्ष नेता बोलकर राहुल जी गांधी का उतना ही अस्तित्व है, इसको मत भूलिए। और आप जो बोल रहे हैं कि सत्ता की लालच है, सत्ता के इसमें ये करते हैं, आप भूल गए जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री की कुर्सी ऑफर की जा रही थी, उन्होंने डिनाई किया था।
सोनिया जी को उसके ऊपर बिठाने की बात की जा रही थी। सोनिया जी ने कहा था कि मैं प्रधानमंत्री की कुर्सी नहीं लूंगी, ये भारत में एक लोकतंत्र के माध्यम से हम लोग हमारे कांग्रेस के किसी व्यक्ति को देंगे। तो ये परिवार का इतना बड़ा बलिदान है। दूसरा, मुझको बताइए, जब से राजीव गांधी जी की हत्या हुई उसके बाद से आज तक सोनिया जी, राहुल गांधी जी सब पार्लियामेंट में, अरे एक बार कोई लाल दीवे की गाड़ी उन्होंने लिया है? कभी आपने देखा कोई मंत्री पद उनके पास में? वो कांग्रेस का नेतृत्व करते हैं और वो भी लोकतंत्र के माध्यम से। आप भूल जाइए, परिवारवाद की बात आप कर रहे हैं। ठीक है पवन जी, आप चलिए मैं परिवारवाद रोकूंगी हमको सर, बता छोटी रहे छोटी हैं। प्रतिक्रिया अरे सबकी आ जाए, जी। फिर उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। प्लीज एक सेकंड रुकिए। अनीश जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी 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 जी। हाँ, नमस्कार। हाँ अनीश जी, एक तो क्या है ये जेनजी को सपोर्ट करने वाली जो बात आ गई, जेनजी मतलब युवा, मुझे ऐसा लग रहा है राहुल गांधी युवाओं को सपोर्ट करें या उनको लगता है कि वो लोकतंत्र की युवा रक्षा करेंगे, इसमें परेशानी नहीं है। परेशानी है कि उन्होंने कह दिया कि मैं जेनजी का समर्थन करता हूं, और हाल ही में जेनजी जो सुर्खियों में आया वो नेपाल से आया। तो उनको ऐसा मुझे क्यों लग रहा है कि शायद परसेप्शन ये बन रहा है उनके बयान से कि नेपाल में जो जेनजी ने किया तो जो कुछ हुआ उसका राहुल गांधी समर्थन कर रहे हैं। मैं बार बार इसलिए इस चीज को समझ रही हूं, वरना इसमें विरोध जैसा बात समझ में आ नहीं रही है। यदि जेनजी मतलब युवा, तो युवाओं के सपोर्ट करने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जेनजी ने जो वहां किया उसका परसेप्शन अलग है जो यहाँ पे प्रेजेंट हो रहा है। देखिए, व्याकुलता तो आज के तारीख में बीजेपी की बढ़ी हुई है। और रोड पे आज घूम कौन रहे हैं? बिहार में घूम के कौन आए हैं? जनता के बीच में जा कौन रहे हैं? जनता की जो आवाज आई है वोट अधिकार यात्रा के दौरान, तो उसको तो समझा गया है ना। जब समझने पर जो बात आई है युवा की आवाज, आज बिहार में पूरा युवा जग चुका है, पूरा जनता जग चुकी है। और इसके कारण कहीं ना बीजेपी में खलबली है। जो ये लोग बिहार का इलेक्शन इस बार बहुत महत्वपूर्ण इलेक्शन होने जा रहा है, जिसमें कहीं ना कहीं बीजेपी का जो वजूद खिसकती हुई नजर आ रही है। तो स्वाभाविक है, डूबते रख पर कोई हाथ डाले हैं तो आखिर बेचैनी तो इन लोग को होगा ही ना। आखिर युवा की बात कौन करेगा? युवा की बात कौन करेगा? कौन कर रहा है? आज बताइए, 11 साल के अंदर में आप ये हमको स्पष्ट कीजिए कि बीजेपी ने युवाओं के लिए किया क्या है? क्या किस कौन सा कार्य किया है? कितना को रोजगार दिया, कितना को नौकरी दिया? युवा जगेगा ही। तो स्वाभाविक है जो वहां पर वो देखे हैं, आखिर वो आज के तारीख में राहुल गांधी और हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव कंप्लीट जनता के बीच में रह रहे हैं, कंटिन्यू, और जनता के बीच की आवाज आ रही है, जिससे ये कहीं ना कहीं बीजेपी डर चुकी है। तो स्वाभाविक है कि आखिर आप जैसे मीडिया लोग बैठे हुए हैं, जब युवाओं की आवाज नहीं बताई जाएगी, युवा की बात कोई नहीं सुनेगा, तो ये जेनजी जैसा आदमी तो आएगा ही ना, जेनजी जैसा आंदोलन आएगा ही ना। तो उसको अगर इस बात को रख दिए तो ये जो बीजेपी के कथाकथित नेता लोग हैं, इनकी व्याकुलता क्यों बढ़ गई? आखिर क्यों इसको डूबती, इसका तो मतलब यही हुआ कि डूबती रख पर हाथ रख दिया गया है। ये लोग कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर से डर गए हुए हैं कि वास्तविकता इंडिया का आज के तारीख में यही है। और अभी हमारे मित्र बोल रहे थे बड़ी अच्छी बात कि वोट अधिकार यात्रा में वोट का जो हनन हो रहा है, वोट का जो चोरी हो रहा है, तो हम लोग तो चुनाव आयोग पर बोल रहे हैं। अब बेचैनी और व्याकुलता बीजेपी के लोगों को होती है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी की बी टीम है, मोदी आयोग है। मोदी आयोग के द्वारा कहीं न कहीं बिहार के युवा को, बिहार के जनता को परेशान किया जा रहा है। और बिहार तो हमेशा आंदोलन दिया है। आप शुरू से देखिएगा, बिहार जब जागा है तो इंडिया में कहीं ना कहीं भारत की का जो दिल्ली का सत्ता है कांपा है। तो निश्चित तौर पर जो अभी जो आने वाला समय है, यह बिहार इलेक्शन बहुत महत्वपूर्ण है। और बिहार इलेक्शन के बाद निश्चित तौर से इस देश का राजनीतिक दशा दिशा बदलेगी। मैं स्पष्ट तौर से कहता हूं, आपके मोदी युग का अंत इसी बिहार इलेक्शन के बाद आपको दिखाई देगा, और यही से यह नींव धराएगा। और इसमें व्याकुलता नहीं होना है, ये सत्यता है। राहुल गांधी जी आज सत्य बोले हैं और इसमें सच्चाई है। वह युवा की आवाज है, जनता की आवाज है, और इससे डरने की जरूरत नहीं है। और आने वाला समय उसी दिशा में, क्योंकि जिस तरह से आप बुरा नहीं मानिएगा, आप मीडिया लोग सच्चाई नहीं दिखा रहे हैं, तो कौन आवाज उठाएगा इस
देश का। और आज जो कौन कर रहे हैं आएगा सर सामने? नहीं, मैं बुरा नहीं लगाऊंगी, लेकिन आप मुझे बोल रहे हैं तो मैं फिर जवाब दूं आपको। नहीं आप दीजिए ना, हम तो चाह रहे हैं। तो हम मीडिया चाह कौन रहे सी हैं कि सच्चाई नहीं आपने दिखा रहा सर, मुझे बताइए ना। कहाँ जेनजी दिखा रहे हैं? आज वोट अधिकार यात्रा पर आपने क्या वोट की चोरी नहीं हो रही है? हुई है कि नहीं हुई है? नहीं सर, मैं आपसे कैसे पूछ कह रहा दूं हूं। कि वोट चोरी हो रही है या नहीं हो रही है? इलेक्शन यही- कमीशन तो यही- बोल नहीं पा यही रहा, चीज है। इलेक्शन कमीशन तो बोल नहीं पा रहा है सर, आप लोग सबूत दे नहीं पा रहे, तो जेनजी जेनजी आएगा ना, मैं जेनजी आएगा ना, युवा जगेगा ना, और जब युवा जगेगा तो दिल्ली का सत्ता हिलेगा। यह बात याद रखिए। ठीक है। कोई गलत बात राहुल गांधी जी आज नहीं बोले हैं, इसमें ज्यादा बेचैन होने का, व्याकुल होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वापस आऊंगी। जकिया जी मुझे सुन पा रही हैं? बिल्कुल आवाज आ रही है। जकिया जी, आपको ऐसा लगता है कि हम में से कोई भी इस पैनल में बिल्कुल इनको छोड़कर, कांग्रेस को और इनको छोड़कर, क्योंकि ये महागठबंधन, ये विपक्ष हैं, ये तो डे वन से कह रहे हैं वोट चोरी हो रही है, बिना किसी तथ्य के, बिना किसी सबूतों के, बिना किसी क्लियरिटी के, अभी तो लड़ाई कौन सच्चा कौन झूठा की चल रही है, हम कैसे कह दें कि वोट चोरी हो रही है? क्या हमारे पास कोई सबूत है? जो चीजें आ रही हैं उस पर कोई अंतिम मुहर लगी है? तो ये तो एक चर्चा है, लेकिन अच्छी बात यह है कि कम से कम मीडिया के माध्यम से, जेनजी भी है, मीडिया के माध्यम से पब्लिक डोमेन में ये मुद्दा भी है, तो कम से कम हम उस पर बात कर पा रहे हैं। तो ओवरऑल मेरा पूछने का मतलब ये था, जैन जी आपका मीडिया का दूसरा रूप ही है, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। सर मीडिया वाले ऐसे नहीं करते सर, आपका मीडिया का दूसरा ही रूप है सर। और जैन जी अगर सही बात नहीं उठाएंगे तो जैन जी आएगा ही, और इससे आप लोग को परेशान नहीं होना है। आप इससे सतर्क होइए और देश या सर, हम क्यों जैन जी से घबराएंगे? पता नहीं आप क्यों ऐसी बात कर रहे हैं, मुझे आपकी बात समझ नहीं आ रही। आज जैन जी से मीडिया हाउस को ही प्रॉब्लम होगा, इस बात को आप लोग समझिए। मीडिया हाउस को क्यों प्रॉब्लम होगा जैन जी? मुझे और मेरे चैनल को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। अपनी सोच को बदलिए पहले प्लीज ना, मैंने आपसे कहा ना, सोच को बदलिए। मैंने एक बात कही थी कि राहुल गांधी का जो तथ्य और स्टेटमेंट था, बात रखेगा, सुनना ही नहीं है। मैंने तो बहुत स्पष्ट और क्लियरिटी से कहा, राहुल गांधी ने जो कहा युवाओं के संग परिप्रेक्ष्य में कहा, उसको गलत इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि जेनजी का नाम जुड़ गया। जेनजी ने जो कुछ नेपाल में किया, परसेप्शन वैसा बनाया जा रहा है। बात तो मैंने क्लियर करी ना, मैंने कौन सा किसी का साइड लेके बात की जो आप इतनी बातें कर रहे हैं। मीडिया संस्थान डरेंगे, कोई नहीं सर, डरेगा जो मीडिया संस्थान डरेगा ना। मैं डरती हूँ ना मेरा संस्थान डरता है। मतलब आप लोगों के पॉजिटिव बात करो तो भी दिक्कत है, और यदि किसी पे सवाल उठाओ तो भी दिक्कत है। खैर, हम लोग तो देख ही रहे हैं कि पॉजिटिव बात कितनी हो रही है, हम लोग तो देख ही रहे हैं ना, ताकि मैं अपना हाँ जकिया जी, कोई सवाल नहीं, थोड़ा सा इसी बात पे आप भी बोल दीजिएगा क्योंकि राजनीतिक विश्लेषक भी हैं, और दूसरी चीज ये कि पूरे ओवरऑल मैटर पे आपके पे एक पक्ष। हाँ, देखो, सबसे पहले मैं यहाँ पे एक चीज कहना चाहूंगी कि लोकप्रियता राहुल गांधी की, तेजस्वी यादव की यंगस्टर्स में है, ठीक है, लेकिन what is Gen Z? Gen Z is not only the generation, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ जनरेशन के बारे में बात नहीं हो रही है, यहाँ पे वो जनरेशन के बारे में हो रही है जो ऑलरेडी सोशल मीडिया की टेक्नोलॉजी को अपनी अर्निंग के लिए यूज करता है। देखो, नेपाल की आप स्ट्रेटजी समझो, वहां पे एक तो उनकी जो डेमोग्राफी है और सारी चीज है वो बहुत ही कम कैपेसिटी की है और बहुत ज्यादा इतनी ज्यादा पॉपुलेशन नहीं है। यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ह्यूज है, और पॉपुलेशन ह्यूज के साथ यहाँ पे क्वालिफाइड पॉपुलेशन एंड नॉन क्वालिफाइड पॉपुलेशन। क्वालिफाइड पॉपुलेशन में भी वो पॉपुलेशन जो बिजनेस में अपना सर्च कर रहा है या कुछ यूपीएससी सब में सर्च कर रहा है, ना कि यूट्यूब और ये सब चीजों को अपनी स्पेशलाइजेशन बना के, क्वालिफिकेशन बना के उस पे अर्निंग के सोर्स पे जा रहा है। आज भी अगर आप यूट्यूब का डेटा निकालिएगा तो यू विल फाइंड आउट कि इंडिया अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन लेवल सबसे लीस्ट अर्निंग है सोशल मीडिया से इंडिया की, ठीक है। तो जिस जेनजी का यहाँ पे बात हो रहा है, वहां पे इंटरनेट बंद होने पे एक आंदोलन हुआ, क्योंकि वहां पे 70% जो बच्चे हैं उनकी अर्निंग का बेस ही सोशल मीडिया बन चुका है एंड फंडिंग बन चुका है। वहां पे फंडिंग आती है बजाते, वो कोई भी स्टोरी लगा के दे गेट दैट फंडिंग। यहाँ पे अगर आप 100 एनजीओ काम भी कर रहा है ना, तो हार्डली दे विल गेट द लिटिल बिट ऑफ फंडिंग ऑन दैट स्टोरी। तो एक जहाँ पे अर्निंग नहीं है, वहां पे अर्निंग क्रश हुई थी, इंटरनेट बंद करने से अर्निंग क्रश हुई थी, इसलिए इतना बड़ा आंदोलन हुआ था।
यहाँ पे आपकी अर्निंग क्रश नहीं हो रही है। हाँ, लोकप्रियता है यंगस्टर्स में इन कंपैरिजन टू बीजेपी। डेफिनेटली इंडिया गठबंधन का लोकप्रियता ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर जो पार्टीज जुड़ी हैं उसमें यंगस्टर स्पेस लोकप्रिय है अपने इसमें। लेकिन ये चीज भी नहीं बोलना चाहिए कि देखो अभी जो हम इंटरनेट पे हुआ है रिसेंट में, अदानी के 1 रुपए के केस को लेके बजाब्ते गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से सारे यूट्यूबर्स को, जो लोगों ने भी इस तरह की पोस्ट की है, सबको एक मैसेज किया है कि अगर आप ये डिलीट कीजिए या तो फिर हम इस पोस्ट को डिलीट कर देंगे। तो डेफिनेटली इस तरह की जो ये चीजें कर रहे हैं ये एक्साइट करेगा। ये नहीं जो अभी ये सोच रहे हैं, राजद वाले बहुत एक्साइटेड हो रहे हैं या कांग्रेस वाले बहुत एक्साइटेड हो रहे हैं कि चलो हमने बोल दिया यंगस्टर्स को, अब यंगस्टर तो बिल्कुल रोड पे कूद जाएंगे। बिल्कुल नहीं होने वाला है, क्योंकि डेफिनेटली जो बीजेपी है उन्होंने जो डिवाइड किया है जनरेशन टू जनरेशन एंड जो मेंटलिटी एंड स्ट्रेटेजी जो चलाई है वो एक बहुत गहरा चला है। वो सिर्फ आपके एक अप्रोच बोलने से कि हाँ कम आउट एंड फाइट फॉर अस, आप देख लीजिए कोई भी केस होती है, आज भी हमारे आंदोलन में 60% में 40% एल्डरली जो कि जेपी आंदोलन के टाइम के लोग थे ना, वो आज भी आंदोलन में पहले कूदते हैं, बाद में यंगस्टर्स आते हैं। ठीक है, तो अभी भी हम लोग के आंदोलन का जो बेस है दैट इज बेस्ड फ्रॉम दैट ओल्ड, क्योंकि उनमें जो एक जेल था कि हाँ हमें अपने चीजों के लिए लड़ना है, हमें ये करना है, आज वो जेल यंगस्टर्स में, हमारे यंगस्टर्स में कम है, क्योंकि दे आर डिवाइडेड बाय द मेंटालिटी, दे आर डिवाइडेड बाय द अदर थिंग। जैसे कि अनुपम ने कहा था, मैं उसकी बहुत सारी बातों से सहमत हूँ, बिकॉज क्योंकि जिस बेस से अंदर तक जड़ किया है ये सारी चीज, आप एक्साइटमेंट दे सकते हैं, आप उनको मोटिवेट कर सकते हैं, उनकी वोटिंग को आप अप्रोच कर सकते हैं, लेकिन उन्हें सड़क पे इन टुगेदर यूनिटी के साथ उतारना पॉसिबिलिटी नहीं है। बीजेपी के पास डेफिनेटली यंगस्टर्स की फुटबॉल कम है। क्यों? क्योंकि वो जिस चीज में बांटते हैं वो धर्म से ज्यादा है, कास्टिज्म से, स्टेटस से ज्यादा है, तो वो आपके मिडिल एज जनरेशन में ज्यादा होती है या ओल्ड एज जनरेशन में ज्यादा हो सकती है, बट यंगस्टर्स में कम होती है। ये चीज यहाँ है। फिर दूसरी बात की उनकी खुद की कॉन्ट्राडिक्टरी जो मुस्लिम डाइवर्ट है, कहीं तो आप साफ बोलते हैं कि हमें तो मुस्लिम का वोट ही नहीं चाहिए, फिर आप राजगान गाते हैं कि आपने ट्रिपल तलाक करा दिया और ये करा दिया। इन दी कम्युनिटी इटसेल्फ एक बात बताओ मुझे राखी, कितनी सारी केसेस हैं जो ट्रिपल तलाक की कोर्ट में गई हैं, जो भी गई हैं दैट इज ऑफ द लो टू लोअर रीजन, जो अनक्वालिफाइड है। अनक्वालिफाइड लड़की को नहीं पता कि इस्लाम ने उसे क्या प्रोविजन दी है और गवर्नमेंट ने क्या प्रोविजन दी है, तो डेफिनेटली वो लोग अप्रोच करेंगे। बिल्किस बानो का केस हो, चाहे आपको सॉरी आई एम जस्ट मिसिंग हर नेम, जिसका केस आया था ट्रिपल तलाक का। तो एनीवे जो केसेस आ रहे हैं वो कौन थी? वो थी जिसको ये इल्म नहीं था कि इस्लाम ने क्या प्रोविजन दिया है। दैट्स व्हाई शी अप्रोचेस, एंड उसकी अप्रोच को एक फील्डिंग करके बहुत अच्छी तरह से यूटिलाइजेशन किया गया केस स्टडीज के तौर पे, और उस बेसिस पे ट्रिपल तलाक का अनाउंसमेंट किया गया। लेकिन कोई भी जो क्वालिफाइड लड़की है वो जान रही है इस्लाम में ट्रिपल तलाक जैसा कुछ नहीं होता है, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग। मैं इसमें डीप नहीं जाऊंगी क्योंकि बहुत लंबा सेशन चला जाएगा, 2 घंटे का मैं इसी पे बोल सकती हूँ। सो शॉर्ट में आप जिस चीज को लेके एक्साइटमेंट दिखा रहे हैं वो आपको एक ये हो सकता है कि भाई हमने किया, लेकिन कहीं वहीं पे नॉन मुस्लिम लड़कियों के साथ बिना तलाक के पूरी जिंदगी जो काटनी है, ना वो छोड़ पा रही हैं, ना आगे बढ़ पा रही हैं, ना पीछे मुड़ पा रही हैं, ना अपने कोई और रास्ता दे पा रही हैं, ना आप उनको पैसा से देते हैं, ना कुछ देते हैं, बच्चे अलग वहां पे परेशान है। आज का किसी हफ्ते का केस है, एक डाइवोर्स केस में सिंगल मदर थी, उसने अपने 3 साल बच्ची को मार दिया और नहर के पास, झील के पास ले जाके फेंक दिया, और झील के पास फेंकने की वीडियो फुटेज आ गई जिससे वो पता चला कि उसने व्हाई शी डिड, क्योंकि डाइवोर्स तो हो गया,
बट शी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शंस। उसके ऊपर पूरा बर्डन आ गया, जेंट्स भाग गया, डाइवोर्स नहीं मतलब सेपरेशन था, जेंट्स भाग गया, उसको कोई मतलब ही नहीं है। तंग आके उसने कहा कि मुझे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है तो बेटर टू गो फॉर दिस। अगर वो डाइवोर्स होता तो उसके ऊपर कुछ एलिमनी फिक्स होती, कुछ बच्चे के लिए कस्टोडियन चार्जेस फिक्स होता, जिससे वो अपनी सक्सेसफुली लाइफ को लीड कर पाती। ज़किया जी, अब बच्चों से वो छूटने के लिए क्या किया उसने, बच्चों को खत्म कर दिया। ठीक है, हम थोड़ा सा खत्म हुई। हाँ, क्योंकि एक बात निकली थी इसलिए हम उस पर डीप में गए, लेकिन हमको फिलहाल क्योंकि हम जेंजी की जो बात कर रहे थे हमें उस पर बहुत कंसर्नली एक कंक्लूजन निकालना है। मैं बहुत जल्दी से वापस आ रही हूँ क्योंकि समय भी हो गया है। और महेश जी कुछ कहना चाह रहे थे, बहुत जल्दी से अपनी बात रखिए पहले तो। क्योंकि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर जेनजी और युवाओं का इतना ही बड़ा इफेक्ट कहीं राहुल गांधी जी की वजह से दिखाई दे रहा है और युवाओं में वो इतने ही लोकप्रिय हैं, तो आज का रिजल्ट ही लगा लीजिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी का रिजल्ट जो आया है कहीं ना कहीं जाहिर करता है कि जेनजी और युवाओं का जो है एक उनका आचरण और उनका जो कहीं उनसे कितने लोग इंस्पायर है वो इससे साबित होता है। जनादेश से अच्छा कुछ तरीका नहीं है लोकतंत्र में कि किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है, उसका अस्तित्व क्या है और किस तरह का उसका आचरण। लेकिन महेश जी किसी यूनिवर्सिटी के इलेक्शन को हम जेनजी से ओवरऑल कंपेयर करें, क्या ठीक होगा? मैडम युवाओं का सबसे बड़ा अगर कोई अच्छा मिसाल दिया जा सकता है आज की डेट में, अभी की डेट में, और अगर इतना ही राहुल गांधी से प्रभावित लोग हैं युवा, तो इससे अच्छा क्या है कि भाई लगभग 1,20,000 युवाओं का वो बिहार में आप देख चुके हैं। युवा का दूसरी बात कि बिहार के देखिए ये सभ्य तरीके से सुनिए, सभ्य तरीके से हम डिबेट नहीं सभ्य तरीका से ही बात कर रहे हैं आप। ये कोई ये बीच में जो है ना ये क्या मतलब होता है? यूनिवर्सिटी से आप ऐसे लोगों को ये एकदम मतलब लाउड स्पीकर की तरह ये चलते रहते हैं। बात जब क्या मतलब बनता है इस तरह से? आप पूरे अरे भैया आपसे सवाल किया गया, मेरे से सवाल किया, आपको जवाब देना है, उनके सवाल का जवाब आपको देना है, मुझे देना है। पहले बताओ आप क्यों बीच में बोल रहे हो? जब आपकी बारी आए तो बोलो, कोई तरीका थोड़ी है, पढ़े लिखे आदमी लग रहे हो। पूरा कीजिए। मेरा सिर्फ ये कहना है राखी जी कि देखिए सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि इस देश में लोकतंत्र हमारा इतना मजबूत हो चुका है उसको राहुल गांधी जैसे लोग जो है धाराशाही नहीं कर सकते, पहली बात। दूसरी बात कि इस देश में जो है ना ये तय हो चुका है, ये तो नैरेटिव गढ़ा जा चुका है। आप ये देखिए कि इस देश में जिस प्रकार से आप 11 लाख करोड़ का एक बजट होता था, अगर वो भ्रष्टाचार का भेंट नहीं चढ़ा तो आज वो 10 साल में कहां से कहां पहुंच गया, 50 लाख करोड़ का बजट हो गया। दूसरी बात की आप याद करिए कि इन्हीं लोगों से पूछिए कि भाई आप हमें चुनौती दे रहे हो। मैं तो कह रहा हूं अगर राहुल गांधी में अगर हिम्मत है तो वो श्वेत पत्र पे ही बात कर लेना। आप कह रहे हैं ना कि बेरोजगारी है, आप कह रहे हो कि रोजगार नहीं है, युवा परेशान है और महंगाई बढ़ी हुई है, कुछ है ही नहीं। श्वेत पत्र जो है 10 साल का मनमोहन सिंह का, 10 साल का मोदी गवर्नमेंट का, लोकतंत्र में सबसे अच्छा एक डॉक्यूमेंट्स माना जाता है और पार्लियामेंट के अंदर है, उसके ऊपर आप डिस्कशन से क्यों भागते हो? कारण क्या है? स्पष्ट है कि आप में वो दम नहीं है कि आप कहीं आईना दिखा सको इस देश को कि इस देश में कुछ गलत हो रहा है। छोटी छोटी सी बात आ जाए। पवन जी देखिए, राहुल जी ने युवाओं को सपोर्ट करने की बात की, वो करेंगे, वो उनका अधिकार है। भारतीय जनता पार्टी को बौखलाने की कोई जरूरत नहीं है। वोट चोर गद्दी छोड़ जो नारा उन्होंने दिया उसको युवा आगे लेके जाएंगे। और जिस ताकत के साथ में युवाओं के प्रति राहुल गांधी जी ने कहा, क्यों नहीं बोलना चाहिए? देश का भविष्य युवा है, अरे आने वाला कल युवा है। हमारे युवा अगर अच्छा रहेंगे तो भारत दुनिया में 1 नंबर पर आएगा। आपको तकलीफ क्या है साहब? भारतीय जनता पार्टी का समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी तकलीफ क्या है। अभी युवाओं से भी नाराज हो जाओ, महिलाओं से भी नाराज हो जाओ, 3 तलाक में भी घुस जाओ, आप दुनिया भर की चीजों में इंटरवेयर करने की बात करो, मगर गद्दी मत छोड़ो। देश कोई भी हालत में किधर भी चले जाए, मगर आप तकलीफ में ही रहने दीजिए देश को। आप कोई सुधारने की बात मत कीजिए। विकास की बात करते हैं और विकास के मुद्दों के ऊपर कोई काम नहीं करते हैं। अभी जो राहुल गांधी जी ने कहा कि वोट चोरी की बात युवा आगे लेकर जाएगी, वो जरूर लेकर जाएंगे। अनीश जी, अब युवा से घबराना नहीं चाहिए। हम तो यही कहेंगे
मित्र हमारे महेश वर्मा जी को, युवा से मत घबराइए, युवा से ही यह देश है और यह युवा के कारण आप व्याकुलता में आपकी बीजेपी आ गई, ये बहुत चिंतनीय विषय है। और आपकी सोच ये प्रदर्शित कर रही है कि युवाओं के प्रति बीजेपी की सोच क्या है, बीजेपी का माइंड सेटअप क्या चल रहा है। देखिए, निश्चित तौर से तेजस्वी प्रसाद यादव, राहुल गांधी आज के कार्य की समय में यूथ आइकॉन होने जा रहे हैं और इससे कहीं ना कहीं बीजेपी घबरा चुकी है। जो बिहार में, जो नेपाल के बगल में है, जो बिहार चला है, जो आंधी चली है ना, वो आने वाले समय में पूरे देश में देखने को मिलेगा और यह आपके बीजेपी का लकीर खींचेगा। जो आप लोगों ने जो किया है वह युवा का एक समय आएगा, ना आपने रोजगार दिया, ना आपने नौकरी दिया, ना कुछ दिया, केवल हिंदू मुस्लिम करके, राखी जी, हिंदू मुस्लिम करके राजनीति की दिशा दशा बदलने का हमेशा प्रयास आपने किया, कभी माँ के नाम पर तो कभी किसी के नाम पर। आप लोग की गंदी राजनीति कहीं ना कहीं बिहार में जाकर समाप्त हो गई है इस बार, और निश्चित तौर से बिहार आपको बताएगा कि यूथ आइकॉन क्या होता है और यूथ में क्या ताकत है। निश्चित तौर से इस बार बिहार के इलेक्शन में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है अनुपम जी, एक बात है, अभी कह रहे थे कि राहुल गांधी जो हैं वो लोकतंत्र को धराशायी नहीं कर पाएंगे। मुझे ना एक बात समझ में नहीं आती, हम भारत में रहते हैं, हम भारत की राजनीति पे बात कर रहे हैं, यदि कोई पक्ष सही है या गलत है या कोई ऐसा विषय आ गया है जो बड़ा मुद्दा बना हुआ है, उस पर हम सबका वक्तव्य है कि सबका एक होना भी चाहिए मत कि हम उस पर बहुत क्लियरिटी से बात करें। पक्ष अपनी बात रखेगा, विपक्ष अपनी बात रखेगा, लेकिन लोकतंत्र को धराशायी कर देगा विपक्ष, या वो चाहता है, उसकी मंशा है, या सत्ता पक्ष ऐसा सोच रहा है, या जेनजी ऐसा कर देगा। सर ये बात मुझे नहीं समझ में आ रही आज, पता नहीं क्यों अपने लोकतंत्र को धराशायी करेंगे, चाहे जेनजी हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे कोई भी हो। बाकी जी, मैं भी आपसे इस बात पर सहमत हूं। और जेनजी की जहां तक बात हो रही है ना, अभी महेश जी ने एक एग्जांपल दिया दिल्ली यूनिवर्सिटी का, तो मैं ये मानता हूं कि किसी एक चुनाव में हार जीत से आप किसी एक पूरी कौम को, यहाँ पर कौम का मतलब जेनजी है, पूरी एक कौम की विचारधारा को आप नहीं समझ सकते हैं। अगर सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी के आज के एग्जाम्पल को ही देख लें तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में चुनाव जिस व्यक्ति ने जीता है वो व्यक्ति हरियाणा के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन का लड़का है। जो व्यक्ति चुनाव हारी है, जो महिला हारी है, वो राजस्थान के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन की लड़की है। तो यहाँ पर तो आम आदमी चुनाव लड़ ही नहीं रहा है। जेनजी जो आंदोलन कर रहे थे नेपाल में, वो आम लड़के थे। उनका गुस्सा इसी बात पर था कि बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े माफिया, बड़े बड़े राजनेता और बड़े बड़े जो व्यापारी हैं, सब कुछ इन्हीं के बच्चों को क्यों मिल रहा है? दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी इन्हीं को क्यों मिल रहा है? क्यों नहीं एक आम लड़का गली कुचल करके एनएसयूआई का या फिर एबीवीपी का वहां पर चुनाव लड़ पाया? नहीं लड़ पाया, वो नहीं लड़ने देंगे। यहाँ पर सवाल इस बात की, हम लोग सवाल को समझे। आज जेनजी की जो सबसे बड़ी दुर्गति है वो क्या है? अगर आपको आंकड़ों में दिखाऊं मैं, तो इस समय भारत में जो लिटरेसी रेट है युवाओं का, उसमें हायर एजुकेशन प्राप्त 29.1% बच्चे आज बेरोजगार हैं, उनको किसी तरह की कोई नौकरी नहीं। और वहीं पर जो इलिटरेट बच्चे हैं, जो बहुत ही गरीब तबके है, उसमें ये बेरोजगारी, जिसको हम लोग रोजगार कहते हैं, अब जो बिल्कुल इलिटरेट है उसको क्या ही रोजगार देंगे, लेकिन फिर भी वो जो कुछ छोटे मोटे काम कर रहा है, वहां पर आप बेरोजगारी का परसेंटेज केवल 3.4% है। यानी कि जिनको कुछ भी नहीं पढ़ा है वो फिर भी कमा खा ले रहा है। वो कहीं ना कहीं से पंचर बना करके, वो कहीं कुछ जूते गाड़ के, या कुछ ना कुछ तो कर ले रहा है, नरेगा में काम कर ले रहा है। लेकिन जिसने एजुकेशन ले ली वही सबसे बड़ा पाप हो गया उसके लिए। उसको कहीं पर भी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही है। तो इन सब चीजों को आपको एड्रेस करना पड़ेगा। ये सब चीजें राजनीति से, चुनावी हार जीत से और तमाम चीजों से बाहर है। और नेपाल में जो विद्रोह हुआ है वो इसी वजह से हुआ है। हम अगर अभी से इन प्रॉब्लम्स को एड्रेस नहीं करेंगे तो मैं, भले ही कितनी भी विरोधाभास हो, भले ही मैं इस बात को मैं भी मानता हूं कि भारत में नेपाल जैसी चीजें नहीं हो सकती हैं, लेकिन अगर मान लीजिए किसी स्टेट में ही हो गया तो वो भारत को, उसको संभालना बहुत मुश्किल पड़ जाएगा। चुनावी चश्मे से, नेतागिरी से, इन सब चीजों से आप नई जनरेशन की प्रॉब्लम को देखते रहेंगे तो आपकी प्रॉब्लम्स बढ़ती रहेंगी, वो सॉल्व नहीं होंगी। और ये मेरा रिक्वेस्ट पक्ष से नहीं है, विपक्ष से भी है, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे तेजस्वी जी हो, या फिर कोई भी विपक्ष के नेता हो, वो इस जेनजी के गुस्से को अपनी चुनावी फायदे की तरफ से ना देखें। जैसे आपने लोकतंत्र की हत्या का, निश्चित तौर पर ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है, ये लोकतंत्र को और समृद्ध करता है। जेपी ने आंदोलन किया था, लोकतंत्र समृद्ध हुआ था। इमरजेंसी जैसी सिचुएशन दोबारा नहीं आ पाई थी, तो ऐसी सिचुएशन आनी चाहिए कि कम से कम लोकतंत्र समृद्ध हो। मैम एक छोटा सा सवाल, बस 10 सेकंड में आंसर करिए। राहुल गांधी का जो वक्तव्य है उसको पॉजिटिव लें
या उसको नेगेटिव लें या उसका परसेप्शन कुछ और था? आप क्या समझी? मतलब क्योंकि उस पर बहुत ज्यादा राजनीति हो रही है अब। देखिए, राहुल गांधी का जो परसेप्शन था उसकी कहीं ना कहीं झलक अनिल जी और पवन जी की बातों में दिख गया है। तो जो परसेप्शन उन लोग क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं उसमें उन्हें निराशा मिलेगी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। क्योंकि एज आई टोल्ड अर्लियर ऑल्सो कि वो चीज नहीं हो पाएगा इंडिया में, क्योंकि यहाँ पे पढ़ा लिखा समाज है और अर्निंग का सोर्स सोशल मीडिया नहीं है, और अर्निंग पे आप उन्हें ज्यादा एक्साइट कर सकते हैं इन कंपैरिजन टू इलेक्ट्रल थिंग्स पे, क्योंकि वो एक सेकेंडरी पोजीशन है जो इलेक्ट्रल पाथ पे हम कर रहे हैं। आप अगर उन्हें पुश करना चाहते हैं तो आप उनके जॉब के लिए, क्योंकि एक घर जब भूखा रहता है, एक मानसिकता का जो स्ट्रेस लेवल आजकल बच्चों को, क्योंकि मैं मेडिकल बैकग्राउंड से भी हूँ, मैं हर रोज कैंप करती हूँ, और यहाँ पे जो हेल्थ स्ट्रेटजी अभी देखने को मिल रही है, बच्चे इतना ज्यादा स्ट्रेस लेवल है, MBA करके जिसे प्यून की लाइन में लगना पड़े और फिर भी फॉर्म सबमिशन के बाद उनको कुछ भी ना मिले, तो वैसे मेंटलिटी की स्ट्रेस लेवल आप समझो, उस पे आप बात करके डेफिनेटली उनके लिए कुछ करना चाहो और उनको अपने साथ मिला के आगे बढ़ाना चाहो, तो दैट इज गोइंग टू हैपन। बिल्कुल, चलिए क्योंकि समय हो गया, आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, वोट चोरी पर राहुल का वार है और जेंजी पर सियासी तकरार है। एक बात को समझना पड़ेगा, जेंजी को कंपेयर किया युवाओं से, कंपेयर करने की जरूरत नहीं, वो है ही युवाओं के लिए। अब यदि जो राहुल गांधी कह रहे हैं उनका मकसद है युवाओं को सपोर्ट करना, यदि आपको लगता है कि इस मुद्दे पर लोकतंत्र को लेकर या वोट चोरी को लेकर युवा आ सकते हैं, तो एक ये भी चीज है कि भारत में फिलहाल ऐसा कोई सिनेरियो दूर दूर तक नहीं दिखता कि इस तरह का कोई आंदोलन आगे हो पाएगा। लेकिन हाँ, यदि वाकई कोई ऐसा मुद्दा है जिसके लिए सड़कों पर युवाओं को आना पड़ेगा, वो जेंजी को आना पड़ेगा, तो बिल्कुल वो हो भी सकता है। लेकिन फिलहाल वो सिनेरियो नहीं है, वो स्थितियां वर्तमान में नहीं है। लेकिन जितना ज्यादा एक गलत परसेप्शन बनाने की कोशिश की जा रही है एक बयान को लेकर, समझना पड़ेगा कि उसके मायने क्या हैं, और वो कांग्रेस ने बहुत अच्छे से क्लियर किया है। इसके बावजूद इसका कितना इंपैक्ट आने वाले इलेक्शन में पड़ेगा, क्योंकि जब भी कोई घटना होती है इलेक्शन से कनेक्ट होती है, और इलेक्शन इस वक्त बिहार में है, उसका कितना प्रभाव पड़ेगा ये आने वाले समय में देखने वाली बात होगी। चर्चा में इतना ही, बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।